नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद मारकांडा पहुंचे, जहां वो पूर्व मंत्री संदीप सिंह की माता दलजीत कौर के भोग में शामिल हुए। सीएम सैनी ने अंतिम अरदास में गुरुद्वारा में शोक प्रकट किया। इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने आखिरी अरदास में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंतिम अरदास में शोक प्रकट करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, तो वहीं राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद मारकांडा पहुंचे, जहां सीएम ने अंतिम अरदास में गुरुद्वारे में शोक प्रकट किया। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री सुधा समेत पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। हरियाणा के उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई, जिसमें एजेंडे में शामिल 14 शिकायतों में से 8 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इसके साथ ही शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी जन समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करें और प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ सभी जनमानस को सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ मिले। इसके साथ ही मंत्री ने गांव लाहाबास निवासी सोहन लाल की शिकायत पर सही जांच न करने के आरोप में पुलिस विभाग की एएसआई को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। खबर नूंह से है, जहां अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। लोक संपर्क कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिस दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की, तो वहीं मूलचंद शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत सभी खामियों को दुरुस्त किया जाए। कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को संबोधित किया, तो वहीं अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निवारण किया जाए। मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली। बढ़िया बजट होगा, केंद्र का होगा, हरियाणा को पैकेज मिलने वाला है और पहले भी हरियाणा को बहुत पैकेज मिला है। या हाईवेज की बात करें या रेलवे की बात करें, दूसरे कॉरिडोर की बात करें, मेट्रो की बात करें, किसान की बात करें, और बजट में सबसे ज्यादा हरियाणा को मिला है। हरियाणा को हमेशा बजट था। आने वाले चुनाव में हरियाणा पूर्ण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार हरियाणा में रिकॉर्ड कायम होगा और हरियाणा का आम व्यक्ति भ्रष्टाचार से, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी जो भ्रष्टाचार के नाम से, किसान के नाम से जिन्होंने, गुड़गांव में स्कैंडल हुआ, फरीदाबाद में स्कैंडल हुआ, मेवात में हुआ, पूर्व की सरकारों में। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट लेकर एससी ओबीसी को धोखा देना ही बीजेपी की फितरत है, जिसको लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने सभी का राज देखा है कि किस प्रकार सबने राज किया है। इसका अध्ययन करके एक एक वोट बीजेपी को जाएगा। किसको धोखा दे दिया, किस तरह का धोखा दे दिया? ये राजनीति में सिर्फ गुब्बारे बेचना हुड्डा साहब का काम है। कोई उनका टच तो हो कि क्या बात करना चाहते हैं। आते हैं, गुब्बारे बेचते हैं, चले जाते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे लोगों को दिखा के। वही हरियाणा मांगे हक है, विपक्ष का हक है कि वो अपनी बात कहे। लोगों का भी हक है कि वो सारी राजनीतिक पार्टियों की कार्य।
हरियाणा सरकार ने अग्निवीर को लेकर बड़ी घोषणा की। नायब सरकार ने अग्निवीरों को कई विभागों में आरक्षण देने का फैसला लिया और वहीं 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के देने की भी घोषणा की। सरकार के इस फैसले से एक तरफ जहां पूर्व सैनिक और उनके परिजन सरकार का सराहनीय कदम इसे बता रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं जय हिंद सेना के नेता नवीन जय हिंद ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया और ये भी कहा कि सरकार को कुछ विभागों में नहीं बल्कि सभी विभागों में आरक्षण देना चाहिए। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लोगों को केवल हर बात का विरोध करना होता है, उसकी अच्छाई नहीं देखनी होती। ये आम सिविलियंस को, यूथ्स को मिलिटराइज करने की योजना है, डिसिप्लिन करने की योजना है, देश को मजबूत बनाने की योजना है, देश के युवाओं को सकारात्मकता की तरफ लगाने की योजना है। लोग समझते नहीं हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। फरीदाबाद की सुषमा गुप्ता को हरियाणा बाल कल्याण परिषद का मानद महासचिव नियुक्त किया गया है, जिसके बाद सुषमा गुप्ता ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। बता दें कि सुषमा गुप्ता का कार्यकाल 3 साल का होगा। अभी सुषमा गुप्ता इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा ब्रांच की उपाध्यक्ष भी हैं। HSCCW की मानद महासचिव ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद लगातार उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। सुषमा गुप्ता को महासचिव बनाया गया है। इससे पहले भी उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां HSCCW की सुषमा गुप्ता को महासचिव बनाया गया है। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है, जिसके बाद लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सुषमा गुप्ता ने इससे पहले भी कई अहम जिम्मेदारियों को निभाया है, जिसके बाद अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। सुषमा गुप्ता ने HCCSW में नया पदभार संभालेंगी। देश में एक तरफ महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलने के नारे दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं। ताजा मामला कैथल के कलायत से सामने आया है, जहां एक युवती के परिजनों ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उनकी विवाहित बेटी को दहेज की खातिर उसके ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मामला है जी, नरवाने से हूँ मैं। मेरी सिस्टर की शादी यहाँ पे कलैत वार्ड नंबर 9 में, मोहल्ला था बामनवाड़ा। मतलब पति का नाम है संदीप, उसके फादर साहब का नाम है राजेंद्र है। उनका शादी मतलब 2 साल हो गए थी शादी ने। शादी के 1 महीने बाद से ही इन्होंने दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था, मारपीट शुरू कर दी लड़की के साथ। ये लगातार चले जी काम, आएगी घर आएगी, रहेगी भी नगर पंचायत करके फिर ले गए, फिर इनके वहीं चक्कर है। कल हमारे पास डायल 112 का फोन कॉल आई थी, भी ये ऐसे एक औरत का सर्ववास हो गया है और वो संस्कार की तैयारी में है, तो और ये मारी है। तो हम वहाँ पहुंचे, उसको एम्बुलेंस में ही थी, उसको साथ में लेकर हम सरकारी हॉस्पिटल में आ गए। सरकारी हॉस्पिटल में उनको डायडास में रखवा दिया, उनकी शिकायत पर पर्चा दर्ज कर दिया। वो जी दहेज के उसमें थे जी। अच्छा, मार तो मिला जी, हमारा तो जैसा दे दिया, नहीं मिला तो ये काम कर। बीच में भी लड़की ने कुछ बताया? हाँ बताया है, हाँ बताते रहे हैं जी। बाकी फिर पंचायत आंधी रही जानती रही। अच्छा, आश्वासन देते रहे, आगे तो नहीं होगा जी। हाँ। क्या डिमांड कर रहे थे वैसे? डिमांड तो भी उनका जाना है भी क्या चाहिए उनकी। अच्छा, हाँ कैसा भी, लेकिन जो भी सामान हम दिया करते उसने अच्छी तरह से देखभाल करा करते उसकी। अच्छा, तो के लेके आई। अच्छा, हाँ, माँ भी देख दी, बाप भी देखता, लड़का भी देखता, और बहने भी देख दी।
एसवाईएल के लिए पानी पंजाब के बजाय हिमाचल से लाने के लिए जनहित याचिका दाखिल की जाएगी। इसके लिए भिवानी के एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र नाथ पीआईएल दाखिल करेंगे। एडवोकेट जितेंद्र नाथ का मानना है कि पंजाब के रास्ते 156 किलोमीटर तय करके पानी आएगा, तो वहीं हिमाचल के रास्ते केवल 67 किलोमीटर के रास्ते से हरियाणा में पानी पहुंच जाएगा। एसवाईएल का पानी 4200 करोड़ में हिमाचल के रास्ते 67 किलोमीटर का रास्ता तय कर एसवाईएल बन जाएगी। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस कार्य में रुचि लें। खबर भिवानी से है, जहां पानी का रुख पंजाब के बजाय हिमाचल से लाया जाएगा। इसको लेकर पीआईएल दाखिल की जाएगी। उन्होंने रिपोर्ट दी थी पंजाब के जो ऊपर का बैरन इलाका है, रोपड़ वगैरह सारा, तो इस प्रोजेक्ट से ये फायदा होगा उसको। 1000 मेगावाट बिजली पैदा होने जा रही है और ये सारी चीजें होंगी। ये है हमारी समीशन। जी, हमें 2019 में माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उनके उसमें प्रेजेंटेशन दिया था हमने सारा। तो भारत सरकार के वेब कॉस्ट के थे, मिस्टर एमडी थे वहां पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के, और क्या नाम है, हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे चीफ इंजीनियर्स, मिस्टर रस्तोगी, एसीएस और सभी लोग थे। ब्रिटिश राज के बने आपराधिक मामलों के 3 कानून को अब भारत सरकार ने बदल दिया है। इसके लिए अंबाला रेंज के साथ पूरे हरियाणा में पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। नए कानून के तहत लोगों को काफी फायदा मिलेगा। अंबाला रेंज के आईजी सुभाष कविराज ने मीडिया से बात करते हुए नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था और इंडियन पिनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, वो तीनों के तीनों जो है चेंज होने के बाद 1 जुलाई से नए कानून लागू हुए हैं, जिसमें जो है बीएनएस है, बीएनएसएसएस है और साथ में साक्ष्य अधिनियम है। तो इसमें हम लोगों ने हर एक आईओ की, अंबाला रेंज में भी और पुलिस कमिश्नरेट पंचकुला में भी, हर एक आईओ, हर एसएचओ और सारे सीनियर ऑफिसर्स, इनकी जो है ट्रेनिंग हुई है। और राज्य स्तर पर भी इनकी ट्रेनिंग मधुबन में हुई है आईओज की। और इसमें जो मास्टर ट्रेनर्स थे, उन्होंने आगे जाकर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उनको ट्रेन। नारनौल निवासी सचिव नेहरा ने यूपीएससी द्वारा ईपीएफओ की परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त करके इतिहास रच दिया। आज उनका नारनौल की दादा देवराज धर्मशाला में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। सतरोल खाप, नेहरा खाप और लोहान गोत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशेर लोहान ने पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता, पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत, डॉक्टर अजय चौधरी, दिलबाग ढांडा, डॉक्टर कुलवंत मोर, जिला परिषद दिनेश श्योराण, सरपंच रामकेश, प्रीतम लोहान, इनेलो नेता उमेद लोहान, सुरेश एमसी, जगदीश भैरो ने भी उनको सम्मानित किया। सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्ट हमेशा करते हैं कि हम टॉप 5 टॉप 10 में रहेंगे। जैसा कि एग्जाम हुआ था तो उम्मीद थी कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है, टॉप 10 में जरूर आऊंगा, टॉप 5 में। दोस्तों को मेरे से ज्यादा उम्मीदें थी। कई दोस्तों ने 1 लाख रुपए की शर्त भी लगाई थी, तेरी रैंक 1 आएगी। मैं वो शर्त हार गया, मेरे को लग रहा था 1 नहीं आएगी, बट बहुत खुशी हो रही है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो किस प्रकार से आपकी तैयारी रही है, कैसे आपकी तैयारी? सर ये तैयारी लगभग 2013 से चल रही है। 2013 में बीटेक करने के बाद ये सरकारी नौकरी की तैयारी में हम जुट गए थे। सबसे पहले टारगेट था सीजीएल, जिसके लिए तैयारी करी दिल्ली में जाके। उसके साथ साथ उस तैयारी के दौरान ही कुछ एग्जाम्स क्लियर किए, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें मेरे को आईटीबीपी मिली थी, वो मैंने ज्वाइन नहीं की क्योंकि मेरे को आगे तैयारी करनी थी। खबर सोनीपत से है, जहां बालाजी पैकिंग फैक्ट्री दहिया कॉलोनी कुंडली में वेल्डिंग के काम के कारण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझा दी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि इस फैक्ट्री में पेपर लैमिनेशन का काम होता है। हालांकि इस आगजनी में किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
बहादुरगढ़ शहर की एचएल सिटी स्थित चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में 41वीं सब जूनियर, 91वीं जूनियर और 59वीं सीनियर हरियाणा राज्य तैराकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता की शुरुआत भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद और हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर सिंह ने विसल बजाकर की। उन्होंने तैराकों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें उनके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा के तैराक देश का नाम रोशन करने की क्षमता रखते हैं। तैराकों की क्षमता और तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन लगातार काम कर रही है। देखिए, मैं तो इस अनिल समेत सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं और कोई थोड़े नहीं बल्कि 1000 के आसपास तो स्विमर और इससे ज्यादा उनके गार्जियन आए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मेला हो। इस प्रकार का दृश्य पहले कभी भी हमने किसी साल में नहीं देखा। उम्मीद करता हूं कि जो 4 दिन की प्रतियोगिता है इसमें चारों दिन जिस प्रकार से मेहनत से हमारे बच्चे स्विमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यही रफ्तार अगर आगे बढ़ती रही धीरे धीरे तो हम स्विमिंग में भी नंबर 1 पर आ जाएंगे। हरियाणा के खेलों का हरियाणा वैसे तो हर खेल का ये मानिए हब बन चुका है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शेड्यूल जल्द तैयार किया जाएगा। बता दें कि महोत्सव के कार्यों को लेकर टीमें गठित की गई हैं और 31 अगस्त तक टीमों का टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने का समय दिया गया है, जिसे लेकर सीईओ केडीबी डॉक्टर वैशाली शर्मा ने अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2024 में किया जाएगा। इस महोत्सव का शेड्यूल मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के उपरांत तैयार किया जाएगा। फिलहाल महोत्सव के प्रबंधों को लेकर कमेटियों का गठन कर दिया गया है। इन कमेटियों के चेयरमैन को स्कोप ऑफ वर्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इन कमेटियों को 31 अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया गया है। जितनी जल्दी हो सके उसको पेपर पे लेकर के शुरू करना है, क्योंकि फिर क्या होता है कि फॉर्मवर्ड आपने इंक्रीज कर दिया और काम भी हो गया, लेकिन फिर देश को ही अदर देश पेमेंट भी कर देते हैं, तो रेपुटेशन भी खराब होती है उसका भी कि मैं काम करवा लिया और पेमेंट नहीं किया, तो वो प्रैक्टिकल होता नहीं है पेमेंट करने को होगा, तो इससे खुद भी काम करना है। लेकिन उस व्यक्ति के जो 2 एकड़ से लगते उसमें 6 एकड़ होती है, यदि 2 हमने उसे 2 एकड़ के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर लगाए जा रहे समाधान शिविरों में लोगों की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारी उनके तुरंत समाधान कर रहे हैं। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में भी एडीसी डॉक्टर आनंद शर्मा अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर समाधान शिविर में शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं। हमारे पास 1253 शिकायतें हमारे पास आई हैं, जिसमें से तकरीबन हमारी 700 के आसपास जो शिकायतें हैं वो हमने रिजॉल्व कर दिया है। इसमें से तकरीबन 792 शिकायतें परिवार पहचान पत्र की थी और जिसमें से 650 के आसपास मतलब 80% जो परिवार पहचान पत्र की शिकायतें हैं उसका समाधान कर दिया गया है और जल्दी ही जो हमारी 100 और 150 शिकायतें हरियाणा रोडवेज बसों के ड्राइवरों के लिए आज बल्लभगढ़ बस डिपो में आंखों के लिए चेकअप कैंप लगाया गया। रोडवेज की बसों को चलाने वाले सभी ड्राइवर की आंखों की जांच की गई। कमी मिलने पर उन्हें चश्मा भी दिया गया। सभी ड्राइवरों की आंखों की जांच कर रहे ललित शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। हॉस्पिटल से कैंप कोऑर्डिनेटर होते हैं, हम सभी ड्राइवरों की आंखों की जांच करते हैं। जांच में जैसे दूर की हो या पास की हो या मोतियाबिंद हो उसकी हम जांच करते हैं। जांच में हमारा एम्बुलेंस के अंदर जैसे मशीनें होती हैं, जो हॉस्पिटल की मशीनें होती हैं, ऐसी हमारी गाड़ी के अंदर वैन के अंदर एक मशीन लगी हुई है, फंडिस कैमरा मशीन जिसे कहते हैं फंडिस कैमरा। उसमें कैटरेक्ट की भी जांच की जाती है। कैटरेक्ट में क्या होता है कि किसी का काला या सफेद, उसका भी इलाज हमारा हॉस्पिटल का रखा, आई केयर हॉस्पिटल। ये नोएडा में हमारा हॉस्पिटल है। एक नजदीक बिना कम है, 2 लंबा चश्मा है मेरे लिए, फ्री में चश्मा मिला है। कितने दिया है आपको?
कैंप में दिए। कैंप से? हाँ। कौन सी संस्था है? कुछ आई केयर की तरफ से मिला है आपको? आप क्या रोडवेज में क्या है? ड्राइवर है जी मैं। ड्राइवर है? हाँ जी। क्या कब से थी ये आपको परेशानी जब दिखाई दे रही थी? अभी पढ़ाई है, मतलब 1-2-3 साल से। 2-3 साल से थी। इससे पहले कहीं जांच कराया था, कुछ पता चला था? मैं जो जांच। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।